हेलो दोस्तों, मेरी नाम पायल है। उम्र 19 साल और मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। उस समय गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर टूट गया हो। मैं बिस्तर पर लेटकर आराम पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। तभी मेरे भाई मोहित की आवाज आई और वह बंद कमरे में आया। कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, हाँ भाई, मम्मी सारा काम मेरे सिर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर का काम मेरे ऊपर आ गया है। ऊपर से काम वाली भी छुट्टी पर है। मुझसे यह घर का काम नहीं होता। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पी लेना तो आराम मिल जाएगा। मोहित की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और बोली, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी। मुझे उस पर बहुत प्यार आया, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारी आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और फिर लेट गई। मोहित कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून मिलने लगा था और दर्द की कमी होने लगी थी। मैं आंखें मूंदकर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि कब सो गई। कई घंटे तक मैं सोती रही। मेरी आंखें मम्मी की आवाज से खुली। जब मैंने आंखें खोली तो मेरा सिर पूरी तरह से भारी था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर सब बैठे हुए थे, मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर मोहित के साथ कुर्सी पर बैठ गई। वह मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी, पायल पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अगर काम वाली काम पर नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख लो। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है, देखो तो इसकी रंगत भी फीकी पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई बहुत खराब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरे मम्मी और पापा दोनों ही काम करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर का खर्च चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई का खर्च भी कम नहीं था, इसलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा करते थे। मैं और मोहित कॉलेज जाते थे, लेकिन गर्मी की छुट्टियों के कारण हम दोनों को घर रहना पड़ रहा था। मैंने यह महसूस किया था कि पिछले कुछ दिनों से मोहित मुझसे कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो चुका है। जब से मेरी छुट्टियां शुरू हुई थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो वह आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो वह मेरा सिर दबा देता। मैं उसे मना करती, लेकिन वह कहता, नहीं दीदी, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें आराम पहुंचाऊं। मैं भी चुपचाप लेट जाती, लेकिन एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोहित मुझसे ऐसा करेगा। मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो, आहिस्ता से चला हो और मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया हो। भले ही मैं सो रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उस दिशा में था। अचानक मैंने हड़बड़ाते हुए आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई नहीं था, बस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोती थी, तो फिर यह दरवाजा खुद कैसे खुल सकता था? मैंने नींद से भारी आंखों से उठकर दरवाजा लॉक कर दिया और फिर बिस्तर पर वापस जाकर सो गई। जैसे ही मेरी आंखें बंद हुईं, मुझे फिर से कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बिस्तर के पास बैठने आ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने तुरंत उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे डर लगने लगा। फिर प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। इस वक्त मोहित भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं?
मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो। पानी पीकर जब मैं दोबारा कमरे में आई तो वह भी पीछे पीछे आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। वह फिर बोला, आप सो जाइए, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया या फिर मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी। मैं सुकून से सो रही थी और मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड थोड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर ध्यान दिया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था, क्योंकि मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मोहित बहुत खुश महसूस कर रहा था, पता नहीं क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वह क्यों न खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो मोहित तेल लेकर मेरे पास आ गया। वह कहने लगा, पायल दीदी, आप अपने बाल खोलिए, मैं आपके सिर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी यह हरकतें अजीब लगी तो मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से क्लिप हटाकर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आ जाइए, मैं आपके सिर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई और मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। मोहित मुझसे 3 साल छोटा था, लेकिन मुझे हमेशा नाम से ही बुलाता था। वह कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपकी लाड़ उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं धीरे धीरे नींद की आगोश में खोने लगी। तेल की खुशबू बहुत ही जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है? तो वह बोला, यह बहुत खास तेल है, खास आपके लिए, आपके इतने हसीन बालों के लिए ही यह बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। तभी मैं धीरे धीरे नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रखा गया हो। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखा। जब मैंने अपने भाई पर नजर डाली तो वह पूरी तरह भीगा हुआ था, जैसे किसी ने उसे नहला दिया हो। उसके कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उठी, चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। काफी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। जब अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैंने सोने के बजाय कोई मेहनत वाला काम किया हो। कमरे से बाहर आते वक्त मुझे फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था, तो फिर वह किससे बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वह आवाज बंद हो चुकी थी। किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब वह बैठक से बाहर निकला। उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़ गए। अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वह बोला, पायल, आप? वह हड़बड़ाते हुए पैसे अपनी पेंट की जेब में डालने लगा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पैसे सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था और बोला, प्लीज पापा को मत बताना, ये पैसे पापा के एक दोस्त ने दिए हैं। मैंने उसे दबाव से पूछा, तू? तो उसने कहा, ये पैसे पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए हैं। मैंने सोचा था कि इन्हें मोबाइल खरीदने के लिए लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे दे दिए। मैंने कहा, हाँ,
तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था। मैंने वह पैसे रात को पापा को दे दिए। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी, मोहित अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मुझे जितनी हैरानी हुई उतना कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा हाल में ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए तो मैंने तुरंत दुपट्टा किया और फिर मोहित को समझाने लगी, यह क्या तरीका है? तुम जानते हो कि इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। मोहित ने मुझसे कहा, यह मेरा घर है। जब आपको मेरी परवाह नहीं है तो मैं आपकी क्यों करूं? अच्छा खाना बनाओ, मेरे दोस्त खास हैं। वह मुझसे काफी नाराज था, लेकिन अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना जरूरी था। मैंने उसके दोस्तों के लिए खाना बनाना शुरू किया तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद आओगी? मुझे मोहित का रवैया बहुत हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर रख दिया और देखा कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी मोहित से उम्र में बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद हो गई। जैसे ही वे चले गए, मैं मोहित पर फट पड़ी, दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में न दिखें। मगर वह अगले ही पल मेरे हाथ थाम कर बोला, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? अब कभी नहीं आएंगे, मगर आप मम्मी पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताना। वह ऐसा लड़का था जो कभी प्यार दिखाता तो कभी चिढ़ जाता। खैर, मैंने हमें सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। मुझे मोहित की हरकतें अब थोड़ी अजीब लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देख रहा था। उस दिन जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। मैं घबरा कर आंखें खोली तो देखा कि मोहित मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह बोला, जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी इतनी फिक्र करता है। मम्मी पापा को तो फुर्सत नहीं है। मैं थक चुकी थी तो आंखें बंद कर सोने लगी। मोहित के हाथों के मसाज से मैं गहरी नींद में खोने लगी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर पूरी तरह गीली हो चुकी थी और बिस्तर पर एक शर्ट और एक मिल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर में इतना तेज दर्द था कि मैं फिर से बिस्तर पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। पास में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो सिर्फ मोहित की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में था और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े हुए थे, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। आज मेरी हालत फिर से बहुत अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो ये सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और मोहित के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर जैसे पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी पूरी तरह से पीली हो चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही थी। उस दिन भी मोहित मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी बहुत खराब थी और मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान हो गईं। उन्होंने कहा कि अगले दिन वह ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी, ताकि यह पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। मैंने खुद ही डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया और वहां पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? मोहित मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि मैं उसे सगा भाई नहीं समझ सकती। यह बात सबको पता थी कि मोहित मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की संतान हूँ। यह सब बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बताऊं। मोहित जब भी मेरे पास बैठता, कभी मेरा हाथ पकड़ता,
कभी मेरे गाल खींचता। एक दिन मैंने तय किया कि मैं अस्पताल जाऊंगी और उस बच्चे का DNA टेस्ट करवाऊंगी। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने उसे देखा, मेरी सांस थम सी गई। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था, लेकिन वो कौन हो सकता था? मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा लगा दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे, मोहित फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि सोऊं नहीं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैंने उसे सूंघा, मैं बेहोश हो गई। 2 घंटे बाद मेरी होश आई और माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, सांसें रुक सी गई, दिल धड़कना भूल गया। मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर पर मोहित, मेरा अपना भाई, अपने हवसी दोस्तों को लाता था। वे लोग मेरे बेहोश शरीर के साथ जाने क्या क्या करते और अपना घिनौना काम पूरा करके मोहित को पैसे थमा देते। पैसे, बस कुछ नोटों के लिए उसने मेरी इज्जत बेच दी थी। मैं स्तब्ध थी, फिर स्तब्धता गुस्से में बदल गई। कमरे से बाहर निकली तो मोहित गलियारे में मस्ती से गाना गुनगुना रहा था। मेरे आंसू सूख चुके थे, अब सिर्फ आग बह रही थी। मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। तू राक्षस है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। मेरी आवाज कांप रही थी। मोहित हैरान था, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। थप्पड़ों की बरसात कर दी। तभी मम्मी पापा दौड़े आए। पापा ने मेरे हाथ पकड़ लिए। संयम रखो, यह क्या उन्माद है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मोबाइल उनकी ओर बढ़ा दिया। वीडियो चलते ही मम्मी चीखकर फर्श पर गिर पड़ी। पापा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मोहित को जमीन पर पटक दिया और उस पर बरस पड़े। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ? मोहित के मुंह से खून टपक रहा था, लेकिन वह हंस रहा था। मैंने इसे कभी बहन माना ही नहीं। पैसे चाहिए थे और ये सुंदर है। लोग इसके लिए लाखों देने को तैयार थे। मैंने कान बंद कर लिए। वह हर शब्द मेरी रूह में छुरे सा घोंप रहा था। मम्मी बेहोश पड़ी थी। पापा का गुस्सा अब शोक में बदल चुका था और मैं बस एक टूटी हुई गुड़िया की तरह वहीं बैठी थी, अपनी ही छाया से डरती हुई, कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को उनसे छुड़वाया और घर से भाग गया। फिर वह कभी घर नहीं लौटा। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसे मैंने अबॉर्शन करवा दिया। लेकिन मोहित ने जो घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, उसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपको बुरी बला से बचाए। किसी भी अनजान आदमी के भरोसे अपनी जवान बहन या बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि शैतान परस्त इंसान हर वक्त इस इंतजार में रहते हैं कि वह किसी मासूम की इज्जत को नीलाम कर सकें। तो मैं अपने सभी देखने और सुनने वाले दर्शकों से यही अपील करूंगी कि हमेशा अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखें और कभी भी किसी भी हालत में उन्हें अकेला न छोड़ें। दोस्तों, इसमें गलती माँ बाप की थी जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बेखबर हो गए थे, या फिर मेरी गलती थी क्योंकि मैं अपने सौतेले भाई के साथ इस घर में रहती थी और उसे अपना सगा भाई मानती थी, उस पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी। तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ।